फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस के ऊपर। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस अपने आप में एक बहुत ही वास्ट प्रोसेस है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, रिकॉर्ड का मतलब है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम्स में एंटर हुई है। अ, वो उसकी जर्नी टू हाउ इट इज शोन और हाउ इट इज रिपोर्टेड ईदर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, जो मेरा रिपोर्ट हो रहा है टू द आउटसाइड वर्ल्ड बैलेंस शीट में, पी एंड एल स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, या जो मेरे ओवरऑल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बन रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट जो बन रही है उसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, तो उसकी जर्नी ऑफ दैट ट्रांजेक्शन टिल रिपोर्ट इज माय एंटायर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। इसमें मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, मल्टीपल चीजें हैं। जो मैंने अभी जो बुलेट्स लिखे हुए हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दीज आर नॉट द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। ये बेसिकली रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड टू रिपोर्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। वी विल टेक इंडिविजुअल एरियाज विच आर वेरी फोकल पॉइंट और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन एरियाज के अंदर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में फ्रॉम एन ऑडिट पर्सपेक्टिव हम लोग क्या क्या देखते हैं। एक ओवरव्यू दूं अगर आपको रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस का, सो बेसिकली ऑडिट के लिए और स्पेशली स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आउट देयर। आप इसके इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करेंगे कितने रेलेवेंट हैं कितने नहीं है। आप इस प्रोसेस से रिलेटेड हर एक चीज के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। आप आमतौर पे जैसे भी देखेंगे, सबसे पहला डेटा रिक्वेस्ट का आइटम क्या मांगा जाता है कि ट्रायल बैलेंस दो हमें। ट्रायल बैलेंस क्यों मांगा जा रहा है? ट्रायल बैलेंस इज द फाउंडेशन ऑन विच एंटायर रिपोर्टिंग इज डन। आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर जीएल के बैलेंसेस आ रहे हैं, जीएल के अंदर कब क्या रिकॉर्ड हुआ उसकी समरी है, और ट्रायल बैलेंस उस जीएल की समरी है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने 11-12 से अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हम लोग बनाते आ रहे हैं कि हम लोगों को बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो बनाना है, तो वो उसी के थ्रू बन रहा है हम लोगों का। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस इज द एसेंस। और जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी उस पर काम हुआ, तो वी विल कंपेयर कि ट्रायल बैलेंस वर्सेस रिपोर्टेड नंबर क्या क्या चेंजेस हैं भाई बताओ। और फिर उसको कंपेयर करके जो भी वो चेंजेस किए हैं, वेदर दोज आर रेलेवेंट और नॉट, वो तो हमने देखना ही देखना है कि रिपोर्ट क्या किया है, व्हाट्स इन द फाइनेंशियल्स वर्सेस व्हाट इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस। ये रिपोर्टिंग वाला लेग है, मेजरली रिपोर्टिंग वाला। इससे पहले वाला जो लेग है, वो जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर करेक्ट नंबर आया है या नहीं आया। तो अगर आप देखेंगे, इंटरनल ऑडिट इज मोर कंसर्न विद द फर्स्ट लेग, एंड एक्सटर्नल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट इवन दो इज कंसर्न विद द फर्स्ट लेग, बट एक बार फर्स्ट लेग पे थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाता है उनको, तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन द सेकंड लेग एज वेल। तो उनका फोकस वहां पर भी काफी होता है। हम लोग अभी प्राइमरीली इंटरनल ऑडिट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा जहां जहां जितना मैं शेयर कर पाऊंगा एक्सटर्नल ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर करूंगा। हम लोग पहला आइटम लेते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स ये सब अपने आप में एक प्रोसेस इन आइटम्स को भी मान सकते हो, क्योंकि हम रिकॉर्ड टू रिपोर्ट पर्सपेक्टिव से इसका पूरा जर्नी डिस्कस करेंगे। तो फिक्स एसेट्स के अंदर क्या है? फिक्स एसेट्स पहली बात तो होता क्या है, इससे रेलेवेंट इंडिया के लिए इंडियस है, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। ये जितने भी आइटम्स हैं इनके अंदर आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियस, आईएफआरएस, दैट विल बी वेरी रेलेवेंट। अगर आपको उनकी नॉलेज है तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी गुड पोजीशन, यू विल बी बेटर प्लेस्ड देन अदर इंटरनल ऑडिटर्स, अगर आप स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिट की बात करें। एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज इज लाइक मैंडेटरी थिंग। तो फिक्स एसेट की बात करें तो वो जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी होगी, हर एक चीज, सबसे पहले गवर्नेंस इज द फोकल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नेंस का क्या पार्ट होगा? रिव्यूज, योर पॉलिसीज, योर प्रोसीजर्स, है ना। तो पहले हम देखेंगे कि क्या कोई पॉलिसी है। फिक्स एसेट की एक ओवरऑल पॉलिसी होगी, एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होगा जो बताएगा कैसे करना है, एक मैनुअल भी होगा जो एक्चुअली बताएगा ट्रांजेक्शन कैसे पोस्ट होते हैं। इट डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन कितना मेच्योर है, कितना बड़ा है, बट इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे विच विल बी योर गाइडिंग लाइट। आपको जैसे क्या होता है, एक समुद्र में लाइट रहती है ना, विच टेल्स यू कि अच्छा यहाँ पर अब कुछ लैंड आने वाला है। तो योर those manuals will be your guiding light, because we are not very well versed with all these accounting aspects, क्योंकि आप डेली डील नहीं करते, you are more of a generalist trying to ask questions with common sense and trying to get the answers। तो हमें सीखना है और फिर उसके बाद कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है। फिक्स एसेट प्रोसेस में होता क्या है, आपके फिक्स एसेट प्रोसेस में पहले एक बजट बनेगा साल का। अगेन बजट के अंदर आएगा कि इतना प्रोक्योर करना है, उस बजट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजों को एलोकेशन मिलेगी। फिर आप
एक रिक्वेजिशन डालेंगे जो प्रोक्योर टू पे में होता था काफी हद तक, अब फिर से वही होगा कि मुझे ये एसेट खरीदना है, बट उसका जो अप्रूवल होगा वो केपेक्स में से होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से। और अगर उसकी कोई अप्रूवल मैट्रिक्स अलग बन रखी है कि अगर केपेक्स करना है या इतनी वैल्यू के ऊपर करना है तो ये अप्रूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका अप्रूवल होगा। फिर जो भी कंपनी के अंदर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, चाहे वो टेंडर के थ्रू कर रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, या डायरेक्टली किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या एग्जिस्टिंग वेंडर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, बट आप प्रोक्योर करेंगे उस एसेट को। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जब एसेट क्रिएशन हो रहा है, उस एसेट क्रिएशन के टाइम पे हम लोगों को जब परचेज ऑर्डर रेज करते हैं, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है कि रिक्वेस्टर पहले ही बताए कि भैया ये ओपेक्स नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, दिस इज अ केपेक्स आइटम, कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम, ताकि हम लोगों को जो अकाउंटिंग टीम है उसको पता रहे कि ये जो एक्सपेंस आएगा या इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा उसको एक्सपेंस ऑफ नहीं करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने के बाद ओवर अ पीरियड उसको मुझे डेप्रिशिएट करना है। ये सब टर्म से आप अवेयर होंगे। तो उसको बताया जाएगा कि और वो बताया कैसे जाता है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आप उन इंडिकेटर्स को पिक एंड चूज कर लेंगे तो वो फिक्स एसेट के अंदर आएगा। फिक्स एसेट्स में भी दो तरह के होंगे, एक रेडी टू यूज, मंगवाया और उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और एक होता है जिसके अंदर आपका एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, एयूसी बोलते हैं। सो बेसिकली उसको लाया जाएगा एंड एक्यूमुलेट किया जाएगा उसके अंदर वैल्यू। मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जैसे हम घर पे भी हैं, सामान आते जाता है, वो वेब आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ पढ़ा होगा ना, सामान आते जाता है, उसके अंदर डलते जाएगा, उसमें कैपिटलाइज होते जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद विप अकाउंट से उसको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट से, सो दैट जब वो कैपिटलाइज होगा उसके बाद से उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। कई कंपनीज में ऐसा होता है कि इस मंथ कैपिटलाइज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ से डेप्रिसिएशन रन स्टार्ट हो जाएगा। वो कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस्टम में, क्या है वो आपको समझना जरूरी है। तो अब मैंने ट्रिगर किया, फिर उसके बाद जीआरएन होगी, क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी। जीआरएन के बेसिस पे ही उसका पेमेंट वगैरह, तो आपका नॉर्मल जो प्रोसेस चलता था पी टू पी में भी, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट हो जाएगा। बट जीआरएन होते ही अगर वो रेडी टू यूज है तो सिस्टम के अंदर ट्रिगर आ जाएगा और उसका कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मेकर चेकर है क्या इस एसेट को क्रिएट करते वक्त। अगर ये रेडी टू यूज एसेट है तो जब इसका कैपिटलाइजेशन हुआ था तो जीआरएन डेट के हिसाब से हुआ था या नहीं हुआ था, कहीं डिले तो नहीं हो गया, कहीं जल्दी तो नहीं हो गया। अगर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन वाला था, वर्क इन प्रोग्रेस वाला एसेट था, तो उसका कैपिटलाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है, सही डेट पे हुआ है नहीं हुआ, इससे आपका डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा। अमाउंट जो आया है, इज इट मैचिंग। स्पेशली ये जो विप वाले एसेट है इनके अंदर बहुत रेलेवेंट हो जाता है। अगर कोई ऐसी एंट्री है कि ऐसे डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट एंट्रीज को बड़े ध्यान से देखना है कि क्यों हटाया जा रहा है, क्यों वैल्यू कम कर जा रही है, और कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए था बट कैपिटलाइज कर दिया गया, तो आपको वो जो अकाउंट्स हैं उनको ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा, या जो विप एसेट है उसके अंदर क्या क्या गया हुआ है उसको ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। आप फिक्स एसेट रजिस्टर को देखेंगे, कई लोग मैनुअली रीपरफॉर्म करते हैं। अगर बहुत ही मेच्योर्ड सिस्टम्स नहीं है डेप्रिसिएशन निकालने की या कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एसेट्स के लिए, आप मैनुअली रीपरफॉर्म करते हैं। अच्छा, एसेट की डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होती है उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसेट क्लास। एसेट क्लास डिफाइन करता है कि इसकी लाइफ, ये किस टाइप का एसेट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, किस कैटेगरी का है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है ना। और उस एसेट क्लास के बेस पे उसकी लाइफ भी डिसाइड होगी कि ये 3 साल काम आएगा, 5 साल काम आएगा, कंप्यूटर्स तो नहीं है, 1 साल के अंदर तो डेप्रिशिएट नहीं करना, 100% डेप्रिसिएशन वाला एसेट है या नहीं है। कुछ कंपनीज पॉलिसी बना लेते हैं कि ये एसेट लो वैल्यू तो 100, हम लोग मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि देखते रहे तो फिक्स एसेट रजिस्टर में रहेगा, इसलिए कैपिटलाइज करें बट पहले साल में ही पूरा डेप्रिशिएट कर देंगे, बिकॉज ये हमारी मटेरियलिटी से रिलेटेड है। एमएनसीज में ज्यादातर होता है क्योंकि हर एक कंट्री में अलग मटेरियलिटी है, तो आपको कुछ वैल्यू के अबव एसेट्स को कैपिटलाइज करना पड़ सकता है, बट मे बी आपकी जो ग्लोबल पॉलिसी है उसके अंडर वो रिक्वायर्ड ना हो। तो आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर फोकस करना है, किस तरह से डेप्रिसिएशन किया जा रहा है, उसको रीपरफॉर्म भी करना है। एंड अगेन मैनेजमेंट से पूछना, आप कैसे चेक करते हो कि ये करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एसेट का फिर रिटायरमेंट होता है, और रिटायरमेंट से पहले भी डेप्रिसिएशन का बड़ा भाई इम्पेयरमेंट। मैं एक मशीन लेके आया, सोचा 10 साल चलेगी, डेप्रिशिएट करा था, 5 साल बाद पता चला टेक्नोलॉजी चली गई। अब मान लीजिए आप 4G फोन लेके आए, आपने यूज करना चालू किया, आपको लगता था ये 3 साल चलेगा, अगले साल 5G आ गया, सब 5G यूज कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि 5G पे मूव कर जाता तो बेटर रहता। तो अपने आप फिर अब आप 5G लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस एसेट को इम्पेयर कर देंगे, ये आगे कितने टाइम काम आएगा। अगेन यू हैव टू गो बैक टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। यू हैव टू गो बैक टू द पॉलिसीज, यू हैव टू गो बैक टू द मैनुअल्स। उनकी तरफ मैं इसलिए बात नहीं कर रहा बिकॉज देन इट इज एंडलेस, आई एम नॉट हियर टू टीच अबाउट अकाउंटिंग, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन द ऑडिटिंग पार्ट। बट ऑडिटिंग क्योंकि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है तो ऑडिटिंग कैन नॉट बी डन विदाउट अकाउंटिंग, तो आपको यू हैव टू गो बैक टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टाइम एंड अगेन एंड टू द पॉलिसीज। उस एसेट का
इम्पेयरमेंट देखा जाएगा, किसने अप्रूव किया है। इन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इंपॉर्टेंट कि हु हैज अप्रूव्ड, वेदर इट हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड, एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। जो खरीद रहा है, जो उसको अप्रूव कर रहा है, जो कह रहा है कि अब ये इम्पेयर हो जाना चाहिए, या फिर जो ये कह रहा है अब इसको रिटायर कर देना चाहिए, या जो कह रहा है इसको डिस्पोज कर देना चाहिए, जो एक्चुअली उसको डिस्पोज कर रहा है, इन सब के बीच में you'll have to see कहाँ कहाँ segregation of duty है। One person should not have end-to-end control of certain stuff. Like अगर मेरे पास ही अथॉरिटी है कि मैं किसी एसेट को बोल सकूं कि ये खराब है, उसके बाद मैं ही उसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ, मैं ही वेंडर सिलेक्ट करके उसको बेच सकता हूँ, तो वहां पर रिस्क हो जाएगा। अभी एक वेब सीरीज आई स्कैम 2003 जो स्टैम्प पेपर घोटाला पे थी, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें जो स्टैम्प पेपर छपता है नासिक के अंदर, वहां पर उन लोगों ने अच्छी मशीन को डिस्कार्ड कर दिया था। वहां पर एक मैनेजमेंट ओवरराइड भी था, बेसिकली जिन लोगों की वो अथॉरिटी थी, उनका सीनियर आके बोलता है कि ठीक है इसको कर दे, तो दे कुडंट हैव डन एनीथिंग एल्स, इसलिए उनको करना पड़ा। बट वहीं पर हम लोगों को देखना है कि हु हैज ऑथोराइज दिस ट्रांजेक्शन। एक आपका एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट। आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, सारे एसेट्स को कब कवर करते हैं, सारे को नहीं करते तो किस किस को करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या एक ही पर्सन एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ही उसका रिक्वेस्ट डाला था, उसके बाद मेरे पास ही आया, मैंने वेरीफाई करके बोल दिया हाँ हाँ है, और मैं उसको घर पे ले गया और यूज कर रहा हूँ। तो आपको ये जो बेसिक फंडा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, मेकर चेकर, रिव्यूज, ये सब जगह आपको अप्लाई करने हैं लॉजिक, स्पेशली इन योर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट और प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, या इस तरह के मिस रिपोर्टिंग को आइडेंटिफाई करके करने के लिए यू विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दीज थिंग्स। सो फिक्स एसेट्स पे हम लोगों का जो रिटायरमेंट है, अगेन अब उसको बेचने के लिए टीसीएस काटना जरूरी होता है। अगर आप स्क्रैप डीलर को बेच रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो ऑथोराइज वेंडर को बेचना है, उसकी स्क्रीनिंग ठीक हुई है नहीं हुई है, उसको बेचने के लिए बिड्स कितने लोगों से मंगवाए। अब ये रिवर्स हो गया एक तरह से, अब आप प्रोक्योर नहीं कर रहे, बेच रहे हैं, बट ये आपका रेगुलर बिजनेस भी नहीं है। फिर उस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे हुई है, किस तरह से प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स निकाला गया है, कैसे अकाउंट फॉर किया गया है, एंड देन फाइनली उसका एक्चुअल में आपका जो सैनिटी चेक है, आपको जो फिक्स एसेट रजिस्टर दिख रहा है, उसके अंदर कितने ऐसे एसेट्स हैं जो जीरो वैल्यू के हैं, या फिर कितने ऐसे एसेट्स हैं जो बहुत पुराने हैं बट अभी भी हम कैरी कर रहे हैं और एक्चुअल में वो हमारे पास है नहीं। इस तरह की चीजों को भी देखना है, सो दैट हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो नीट एंड क्लीन रहे और उनको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। मेजर मेजर टॉपिक्स मैंने उठा लिए, बट कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे तो आई एम प्लानिंग कि हम लोग एक Q&A करेंगे लाइव, उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, एंड देन उनमें डिटेल में इन क्वेश्चंस को लेंगे। तो अभी जितना हो सकता है इस वीडियो में आई कवर, एंड देन फिर वो Q&A को उठाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अनदर वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। आपने जो सत्यम घोटाला था, उसमें बोलते थे कि ऑडिटर ने ये नहीं चेक किया, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट जो प्रोवाइड की गई थी, बैंक बैलेंस दिखाने के लिए, इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए, एफडी दिखाने के लिए, बैंक से कभी वेरीफाई नहीं किया कि क्या ये वही है। तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको ऐसा मसाला मिल जाएगा, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में तो खास तौर पे। तो कैश एंड बैंक वेरी लेंदी प्रोसेस, इसमें ट्रेजरी आ जाता है, ट्रेजरी इन इटसेल्फ इज अ बिग एनिमल। आपको देखना है ऑथोराइज सिग्नेटरीज, आपको देखना है ऑथोराइज सिग्नेटरीज में क्या देखना है कि कितने ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं। अगर किसी कोई कंपनी छोड़ के चला गया है तो उसका ऑथोराइज सिग्नेटरी से नाम हट गया हो। मेकर चेकर होना चाहिए बैंक पेमेंट्स में, कुछ लोग एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं, कोई बिना थ्रेशोल्ड के मेकर चेकर लगाता है कि अगर इतने की पेमेंट है तो 2 लोग अप्रूव करेंगे। अच्छा, मेकर चेकर में ये भी होता है कि जो बैंक पोर्टल होता है, आजकल क्या होता है कंपनीज में, एक बैंक से डायरेक्टली मैं अपने ईआरपी के अंदर, जैसे एसएपी है एक ईआरपी, तो एसएपी में अगर आज जितनी पेमेंट ड्यू है उनकी समरी आएगी, फिर मैं उसको प्रोसीड जब कर दूंगा तो डायरेक्टली मेरे ईआरपी से बैंक के सर्वर में इंफॉर्मेशन चली जाएगी। मेरे पास जितने भी बैंक अकाउंट डिटेल्स सेव्ड है वेंडर्स के, वो भी उसके अंदर है ऑलरेडी सेव, तो उनको पेमेंट डायरेक्टली हो जाएगी। एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी बैंक के पोर्टल में भी कि इतना पेमेंट करना है। तो फिर वो मेकर चेकर क्या है, वो देखते हैं कि अच्छा मेरा एसएपी इतना दिखा रहा है एंड एक्चुअल इतना दिखा रहा है, बैंक में इतना दिखा रहा है, एंड दे रिकंसाइल वेंडर वाइज एंड देन दे अप्रूव इट। तो इसमें 2 लोग रहने चाहिए, और जो ये प्रिपेयर कर रहा है कि इस पार्टी को इतना पेमेंट जाएगा, एंड जो अप्रूव कर रहा है, दीज पीपल नेसेसरली हैव टू बी डिफरेंट। तो आपको ये कंट्रोल देखने, हु ऑल हैव व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस राइट्स टू द बैंक एंड आल्सो इन द सिस्टम टू क्रिएट पेमेंट। इसमें पीछे जाएं तो पेमेंट्स में हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि हु हैड द एक्सेस राइट्स इन द फर्स्ट प्लेस टू
क्रिएट द और अपडेट द बैंकिंग डिटेल्स ऑफ दोज वेंडर्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फाइनेंस में हूँ मैं ही बैंक की डिटेल भी डालता हूँ, मैं ही जो अकाउंटेंट हूँ वही पर्सन बता रहा है कि इसको इतनी पेमेंट होगी एंड देन मैं ही उसको अप्रूव कर रहा हूँ। आइडियली तो ये होना चाहिए कि बैंक अकाउंट डालने वाला एक अलग एंटिटी, एक अलग फंक्शन हो, मे बी प्रोक्योरमेंट हो या मास्टर डेटा टीम हो, वेंडर मास्टर डेटा टीम। उसके बाद जो एंट्री पोस्ट कर रहा है वो एक अलग पर्सन है एंड जो बैंक में अप्रूव कर रहा है वो एक अलग पर्सन है। तो ये कंट्रोल और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और आपका बैंक में क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रही है, कौन रिव्यू कर रहा है। जो आपका एमआरसी, मैनेजमेंट रिव्यू कंट्रोल, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट साइंस कि 2 साइन हो गए तो ये रिव्यू हो गया। वी नीड टू आस्क देम कि बिफोर साइनिंग व्हाट हैव यू एक्चुअली चेक्ड, हाउ हैव यू चेक्ड। सो आपको एज ऑडिटर क्वेश्चन करना है कि एज मैनेजमेंट इफ यू आर सेइंग कि दिस इज ओके, तो व्हाट आर द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स यू पुट इन प्लेस टू चेक दिस। तो इट शुड बी सपोर्टेड, अ रिव्यू शुड बी सपोर्टेड बाय सम एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए साइन कर दिए होने चाहिए। तो आप उसके लिए पुश कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छी ऑब्जर्वेशन मिल सकती है। एंड इनकेस आपको कुछ अगर मिसमैच मिलता है तो दैट इज वेल ग्रेट। बीआरएस के अंदर लॉन्ग पेंडिंग रिकंसाइलिंग आइटम्स आर अ मैटर ऑफ कंसर्न। ऐसा है अगर कोई एक आइटम पिछले 2 साल से 3 साल से आ रहा है कि ये रिकंसाइल्ड अनरिकंसाइल्ड आइटम में आ रहा है, तो उनकी एजिंग देखना, उनके रीजन पूछना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैश कंपनीज के अंदर बहुत कम ही होता है, मोस्टली बैंक बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट जो होती है उनका अगेन आप स्टेटमेंट लेके चेक कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी स्टेटमेंट लेके चेक कर सकते हैं कि क्या ये उतना ही बैलेंस ऑन दैट डेट था या नहीं था, और उसकी फिर जो रिकंसिलिएशन बनेगी उसको भी चेक किया जाता है। सो कैश एंड बैंक में, और जब कोई छोड़ के जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी उससे रिवोक होनी चाहिए, किस डेट पे हुई, किस डेट पे उसके एक्सेस राइट्स ले लिए गए फॉर डिफरेंट सिस्टम्स। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल। मैनुअल जर्नल एंट्रीज, अगले प्रोसेस के ऊपर हम आ रहे हैं, या अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। मैनुअल जर्नल एंट्रीज आपका बहुत बड़ा सोर्स है रिस्क का, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि ऑडिटर ने एंट्री घुमा देगा, मेरा सीए है एंट्री घुमा देगा और ये कर देगा वो कर देगा, वो मोर और लेस इसके थ्रू भी होता है और इसके थ्रू ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है, अगर तो पूरी की पूरी बोगस है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट एमजेईज आर अ वे कि हम लोग कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसीज में, और आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ बेसिस आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो वो सब एमजेईज आर अ वे, क्योंकि इसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होता है। अब जजमेंट कैसे, आप प्रोविजन की एंट्री डाल रहे हैं कि इतना एक्सपेंस आएगा, एक्चुअली उतना एक्सपेंस नहीं हुआ तो, या उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ तो आप अपने प्रॉफिट या लॉस को कम ज्यादा कर सकते हैं। उस प्रोविजन की एंट्री आप डेफरल डालते हैं इनकम का, कि ये इनकम अभी नहीं बाद में आएगी, तो उसका कैलकुलेशन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अब प्रोविजन बनाते हैं कि इतना कमीशन देना है मुझे। तो ये सब जो एंट्रीज हैं, वारंटी का प्रोविजन बनाते हैं। तो जितनी भी ये जर्नल एंट्रीज हैं, इनके पीछे कैलकुलेशन है एंड इट शुड बी वैलिडेटेड कि इसका सोर्स क्या है। देर आर एन नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज, रेवेन्यू से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, रेवेन्यू नेक्स्ट टॉपिक है। दोज आर वेरी क्रिटिकल। आपके जो मेजर एक्सपेंसेस हैं उनके लिए जो भी जर्नल एंट्रीज डल रही है, जो प्रोविजनल एक्सपेंसेस बुक हो रहे हैं, वो बहुत क्रिटिकल है। कुछ परमानेंट जर्नल एंट्री डली है अगर, तो वो क्रिटिकल है। और जो मैं जैसे कह रहा था रिपोर्टिंग साइड में, तो रिकॉर्ड के अंदर तो आपके जीएल वाले ट्रांजेक्शन आ गए, फिर अब वो अल्टीमेटली कंसोलिडेट होके कुछ सब जीएल्स मिलके कहीं जा रहे हैं, या उस तरह के काम हो रहे हैं, तो वहां पर मैनुअल जर्नल एंट्रीज जो पोस्ट हुई हैं उनको देखना। तो एमजेई इज अ वेरी की टॉपिक। एमजेई में आप हमेशा क्या देखेंगे, आप एक सैंपल बनाएंगे कौन ज्यादा डाल रहा है, किस समय पे ज्यादा पोस्ट हुई है। पीरियड एंड जो होता है, जैसे मार्च एंड हो गया इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, दिसंबर एंड हो गया ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो उस मंथ में डली हुई जर्नल एंट्रीज या अप्रैल स्टार्टिंग में डली हुई जर्नल एंट्रीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़े अमाउंट की हैं, जो की अकाउंट्स को टच कर रही हैं। हम लोगों को देखना है, क्या देखना है उनके अंदर। एक तो कैलकुलेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से बनाई है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। एमजेई स्प्लिट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अप्रूवल लेवल से बचने के लिए कि किसी बड़े आदमी से अप्रूव करना पड़ेगा, इसकी जगह मैं एक एंट्री को स्प्लिट करके 2 एंट्रीज बना देता हूँ और 2 एंट्रीज पोस्ट कर देता हूँ। जैसे पीओ स्प्लिटिंग होती है उस तरह से एमजेई स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही है। जो कैलकुलेशन जिस बेसिस पे बनाई है, हम लोग क्या है कई बार ना एक लेवल पे आके रुक जाते हैं। अगर आपको एक्चुअली कुछ ढूंढना है तो मे बी यूल हैव टू पुश इवन अ बिट फर्दर, यूल हैव टू आस्क कि ठीक है सर, आपने बोला कि कैलकुलेशन बनाइए सेल्स के बेसिस पे, इस एक्सेल में सेल्स है, नाउ यू शो मी कि जो सेल्स इस एक्सेल में दिख रही है वही सेल्स एसएपी में टैली में दिखनी चाहिए। आई नीड टू रिकंसाइल दैट अमाउंट, उसका स्क्रीनशॉट लगाओ आप। तो आपको उस लेवल पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा जस्ट टू वैलिडेट टाइमिंग वाइज कि उसी डेट पे उस टाइम पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ या नहीं किया हुआ, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पर कुछ भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है।
अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू के अंदर आपको अगेन पीरियड एंड या कट ऑफ इज इंपॉर्टेंट, क्वार्टर एंड, ईयर एंड, हम लोगों को देखना है। आप एक सैंपल भी लेंगे, आप रेवेन्यू भी देखेंगे। रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू की बुकिंग अगर एबनॉर्मल हुई है किसी कस्टमर के लिए किसी पीरियड में, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, तो यूल हैव टू फोकस कि ये रेवेन्यू जो बुक हुआ है, अगेन यूल हैव टू गो बैक टू पॉलिसी की मेरी पॉलिसी क्या कहती है या मेरा कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर क्या कहता है कि कब रेवेन्यू में बुक कर सकता हूँ। जो मेरा आईएफआरएस है वो क्या कहता है रेवेन्यू कब बुक कर सकता हूँ। क्या जो मुझे रेवेन्यू डेफर करना था वो मैंने करेक्टली डेफर करा है या नहीं किया है। क्या मेरे इंटरनल कंट्रोल्स हैं टू मेक श्योर कौन रिव्यू कर रहा है कि रेवेन्यू पीरियोडिकली ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, आपको कट ऑफ में फिर एक आप सैंपल भी बनाओगे कि मेरे को इतनी ट्रांजेक्शन देखनी है कि इनका रेवेन्यू ठीक आया नहीं आया। तो जैसे इक्विपमेंट है, अगर तो वो उसकी टर्म्स जो थी, इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स जो थी कि डिलीवरी, जैसे अमेजोन से आपने मंगवाया सामान, तो वो जब आपके घर पे डिलीवर कर देगा वो तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है ना, जिस पर्सन से मंगवाया है, क्योंकि उसको आपको डिलीवरी भी करनी है। उसका CIF हो गया एक तरह से इनको टर्म। तो अगर उसको आपके घर पे डिलीवर करना है, ये CIF के भी बियॉन्ड हो गया वैसे, बट अगर उसको आपके घर के ऊपर घर पे डिलीवर करना है, तो जब अब वो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, वो एक स्लिप दिखाएगा कि जो डिलीवरी वाला था ब्लू डार्ट वाले ने इस डेट पे लिखा और हम लोग साइन करके देते हैं ना, उस साइन के बेसिस पे कि आपने रिसीव कर लिया इस डेट पे, तो आज मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। सर्विस है तो कस्टमर ने लेट से एक्सेप्ट कर लिया आपकी सर्विस, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम फिर बिल कर सकते हैं, तो मैं उसके बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। फिर हम लोगों को डिफरेंसेस देखने हैं, ऐसा कितना रेवेन्यू है जो रिकॉग्नाइज हो गया है पर बिल नहीं हुआ, उसके क्वेश्चंस पूछने हैं। ऐसा कितना रेवेन्यू है जो बिल हो गया है पर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और वो पड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों है, उसके लिए क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना। हाँ, डिस्काउंट जो दिए हुए हैं वो एबनॉर्मल तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज कर लिया, नेक्स्ट मंथ फिर क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो वाया डिस्काउंट और वाया सम अदर मीडियम। सो यूल हैव टू बी केयरफुल विद ऑल दीज टॉपिक्स एंड आपको कॉन्शियसली उसको देखना है। बैलेंस शीट रिकंसिलिएशंस आपकी ऑलमोस्ट जितने भी लाइन आइटम्स हैं आपको बैलेंस शीट में जो दिखेंगे, बी इट ऑन एसेट साइड बी इट ऑन लायबिलिटी साइड, सबकी रिकंसिलिएशंस होती है। रिकंसिलिएशंस मल्टीपल तरीके की होती है, जैसे कि एक रिकंसिलिएशन हो सकती है मेरी कि व्हाट इज रिपोर्टेड इन द फाइनल नंबर और व्हाट आई एम गोइंग टू रिपोर्ट वर्सेस व्हाट इज देयर इन द एसएपी, और उसका जो ब्रिज है, उसका जो गैप है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। या फिर इट इट माइट बी बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, अलग अलग टाइम के ऊपर लिया हुआ है। या फिर कोई सोर्स है, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन में या इन्वेस्टमेंट में होता है, तो वहां से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि स्टेटमेंट के अंदर कैसे आ रहा है, हमारे रिकॉर्ड्स में कैसे आ रहा है। सो बेसिकली हम लोगों को ये देखना है कि जो भी नंबर रिपोर्टेड है, whether that has been reviewed by whom and how it is reviewed, and also we are interested in seeing कि उसके बाद जो बेस है, उसका जो बेस सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या है। अगर आपको एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग याद हो, तो हम लोग कौन से एविडेंस को अच्छा मानते हैं, जो एक्सटर्नली जनरेटेड है और एक्सटर्नली ही स्टोर्ड हो रखा है। तो अगर अगर जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर मैं डायरेक्टली बैंक से मंगवाता हूँ, तो वो एक्सटर्नली ही जनरेट हुई है और उसको मैं डायरेक्टली ही मांग रहा हूँ, सो एक्सटर्नली रिक्वेस्टेड आल्सो। सो आपको देखना है कि वो किस तरह का एविडेंस है, एंड देन यूल हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर इंटर कंपनी इज आल्सो वन ऑफ द मेजर टॉपिक। इंटर कंपनी के अंदर अब क्या है, MNCs हैं तो हर एक कंट्री में उनकी सब्सिडरीज होंगी, मे बी एक कंट्री में मल्टीपल सब्सिडरीज हो। तो वो जो एक कॉम्प्लेक्स आप टॉपिक पढ़ते थे ना, कि हम लोगों को इंटर कंपनी देखना है कि कितने बैलेंसेस हैं, फिर कंसोलिडेशन करते थे हम। तो दैट हैपेंस वंस आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल जब क्लोज हो जाते हैं, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, जब इंडिविजुअल क्लोज होते हैं उनके बैलेंसेस के बेसिस पे इंटर कंपनी के बैलेंसेस क्लोज होते हैं। एंड देन उसके बाद रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग भी दो तरह की होगी, एक मैनेजमेंट के लिए रिपोर्टिंग हो रही है और एक एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए रिपोर्टिंग हो रही है। दोनों के अपने तरह के रूल्स हो सकते हैं। मैनेजमेंट को मे बी इज इंटरेस्टेड इन सर्टेन की पैरामीटर्स, कुछ KPIs के ऊपर फोकस है, कुछ नंबर्स मैनेजमेंट को अपने लिए चाहिए, कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे चाहिए, या फिर ये सेगमेंट हटा दो, यहाँ हमें पता है हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बाकी सब में कैसा करें, या ये रीजन हटा दो, बाकी सब में कैसा कर रहे हैं। तो या कुछ एक अलग जो फाइनेंशियल्स में नहीं जनरली डिस्क्लोज करते बट वो नंबर हम बताना चाह रहे हैं। तो उस तरह के टॉपिक्स मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो भी आप लीगली रिक्वायर्ड है वो आप सबमिट करते हैं। तो इंटर कंपनी बैलेंसेस जब आपकी और इस सब में एक्सटर्नल ऑडिटर पैरेलली हर एक स्टेप पे इंटरवीन करता है, उनसे पूछा जाता है आर यू कंफर्टेबल विद द ट्रीटमेंट और नॉट।
एंड उनसे इनपुट्स लिए जाते हैं, दे ऑल्सो प्रपोज चेक्स एंड बैलेंसेस, कंट्रोल्स देखे जाते हैं बाई CFR IFCR में, ये भी देखा जाता है कि इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे कैसे हैं और कैसे परफॉर्म करें, एंड ऑल दैट इज पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रिपोर्ट. आई नो इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, आई हैवंट कवर्ड एवरीथिंग, बट this you can treat this more of an overview, and as and when I'll get time, I'll prepare more in detailed videos on these topics. But again, I would say I'm not an expert on reporting, or not an expert on closing. So बिजनेस साइड पे एक्चुअली क्या क्या करना है, बहुत ज्यादा अगर हम डेप्थ में जाएंगे, मे बी आई माइट नॉट बी एबल टू आंसर. बट कॉमन सेंस से एज एन ऑडिटर यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज सी. अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज है, उसका इम्पैक्ट एज अ मेजर टॉपिक, तो कौन सी डेट का फॉरेक्स लिया, एंड कौन सी डेट का लिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज दैट कंसिस्टेंट. ऐसा तो नहीं है कि इस मंथ किसी और डेट का लिया, अगले मंथ किसी और डेट से या किसी और सोर्स से लिया, एंड हाउ एम आई कैलकुलेटिंग लॉस और गेन ऑन फॉरेक्स, हाउ आई एम कन्वर्टिंग द नंबर्स, कॉन्स्टेंट करेंसी पे निकाल रहा हूँ तो उसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है. जहां भी मैनुअल इंटरवेंशन है, आई नीड टू बी मोर कॉन्शियस, आई नीड टू लुक फॉर कंट्रोल्स. जहां पर कंट्रोल्स नहीं है, देयर इज अ बेसिक फंडा कि आप पहले प्रोसेस समझेंगे, प्रोसेस में जहां जहां वीकनेस लगेगी वहां से आप रिस्क बेस्ड ऑडिट करेंगे, आप ढूंढेंगे कि कहां पर मैं ये देख सकता हूँ कि इस चीज को और बेटर किया जा सकता है, या कहां कहां पर गैप हो सकते हैं उस प्रोसेस में, कुछ मैनुअल हो रही है, या कहीं पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, मेकर चेकर नहीं है, या जो कर रहा है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, या सिस्टम बेस्ड कंट्रोल्स वीक है, तो आपको वहां पर रिस्क मिलेगा, तो आप वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे. या फिर आपको रैंडमली कोई ट्रांजेक्शन मिल गई जो सही नहीं है, या जहां पर कोई ऑब्जर्वेशन मिल गई, तो उसके रूट कॉज एनालिसिस में जाइए आप बार बार कि ये क्यों हुआ, क्योंकि उससे आपको मे बी यूल फाइंड रीजन, एंड यूजिंग दैट रीजन मे बी यूल बी एबल टू एक्चुअली सी दैट ओके ये रीजन था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस, now that I know the problem, these are all other problems which have happened or which can happen. So as an internal auditor, you'll be able to add much more value because of this. इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड विल कंटिन्यू विद मोर सच वीडियोस, एंड please continue to support and continue to share the videos with your friends, with colleagues, with whomsoever may need it. And please feel free to reach out to me. As I've always said, you can put your questions in your comments. You can reach out to me over WhatsApp. You can also connect with me over LinkedIn. We can have a call there. And let's shortly, or let's plan soon a Q&A session wherein we can connect and discuss our queries, and it will be recorded as well so that others can also see that for their future references. So बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में. कुछ नया लेके आता हूँ, एक एंटी ब्राइबरी एंटी करप्शन ऑडिट, एबैक का कंसेप्ट आया, तो उसके बारे में बात करेंगे, मजा आएगा. ठीक है, चलिए बाय.